रहमानिर्रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया हसन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस उलमाए किराम, स्टूडेंट एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब अरमान हाशमी साहब, और इसी तरह आज हमारे बीच में जो है कई सारे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। हमारे अतार जमील भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी इस प्रोग्राम में जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और हमारे फरमुद सर भी आज यहाँ पर आए, महफ़िल की रौनक बख्शी, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम ही लोग को और बिलखुसूस ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे आज इन्फॉर्मेशन एंड हेट स्पीच के बारे में कुछ बातें रखने के मौका दिया। दरअसल ये प्रोग्राम जो है हम लोग एक अभियान के तहत चला रहे हैं, और इलेक्शन आ रहा है, बहुत करीब इलेक्शन है, तो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच का क्या मामला है, किस तरह से काम हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बात रखना है। और ये जो है एक सिलसिला जो है हर एक रिलीजियस में हम देखेंगे अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत का काम करना शुरू किया तो वहीं से जो है इस चीज़ की बात हम लोग पाते हैं, किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जाता था, मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। और हेट स्पीच का जो मामला है, आप कोहे सफ़ा पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दीन का जो है एक पैगाम दिया, तो वहाँ पर अबू लहब ने जो बातें सब रखी वो हेट स्पीच में आता है। तो एक दीनी एस्पेक्ट से भी जो है ये बात, और हालात हाज़रा के हिसाब से भी जो है ये टॉपिक जो है बहुत सही है, और उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। ये नेपाल मतदाता अधिकार मंच है जो पिछले कई दिनों से जो है प्रोग्राम कर रहा है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है एक साझकर्ता के हिसाब से पार्टिसिपेट हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके दो तीन किस्में हैं। यहाँ पर मैं दो किस्म के बारे में जो है बात रखूँगा। इन्फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो एक जो है जानकारी होती है जिसमें जो है कुछ लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, कुछ मैसेज दिया जाता है, कुछ बातें होती हैं, उसमें एक जो है कंटेंट होता है, वो सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन सूचना जो होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो सार्वजनिक हित के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। फिर इसमें जो है नेपाल के संविधान में देखा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 27 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी जो है अधिकार दिया गया है, वो मौलिक हक के अंतर्गत रखा गया है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। और सूचना का हक जो है एन जो बना हुआ है उसमें दफ़ा 2 में 2 के खा में जो है सूचना भंडाले सार्वजनिक निकाय द्वारा संपादन होने व भय को सार्वजनिक महत्व को काम तत्संबंधी कार्यवाही व निर्णय संग संबंधित कुने लिखित सामग्री व जानकारी समझने पर सा। ये जो है सार्वजनिक निकाय से, जो सरकार की बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ से जो है बहुत सारा आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपका राइट्स है और वहाँ से लेना चाहिए। और हमारे देश में जो है इसका एक बहुत ही सिंपल कानून बनाया गया है, और इसके अंतर्गत जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये कोई भी जो आपका हनन नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में जो आपको दिया जाएगा। अभी नेपाल में जो है एक सूचना आयोग भी बाकायदा जो है संवैधानिक हिसाब से बनाया गया है, और वो काम कर रहा है। अलबत्ता ये है कि वो एक ही ऑफिस पूरे नेपाल में है, तो हर जगह से आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, उसमें मजबूरियाँ आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ कब, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आप कल ही का हालात देखा जाए तो कल जो है लम्ही में जो एक घटना हुआ, बहुत हाई लेवल पे जो उसको शेयर किया जा रहा है, ऑनलाइन खबर का न्यूज़ आया कि मस्जिद में जो है कुछ अटैक हो गया है, आघात समूह दूसरे लोग अटैक किए हैं, लेकिन उसको बहुत हाई लेवल पे सही शेयर किया गया। उसमें कुछ कंटेंट होता है, कहीं चीज़ का घटना होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, उस हिसाब से लोग रखते हैं, और कोई टॉपिक होता है उसमें। लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन में आप जब जाएंगे तो गलत मात्र ना भैरा सूचना जो है अगर कम है, आप कृष्ण बिहारी नूर की एक शायरी याद आ रही है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जो है मुकम्मल होना चाहिए। अगर आप कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो जो है इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में समझने के बाद जो है अब इन्फॉर्मेशन की मैं यहाँ पर 2 बातें रखूँगा। मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन, एक माइल्स इन्फॉर्मेशन भी आता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका नीयत जो है सही है, आप किसी को सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो गलत है। आपका नीयत सही है, आपसे किसी ने पूछा कि जो है हमको मैती देवी जाना है, आप रास्ता बता दीजिए, तो आपको रास्ता नहीं मालूम है,
मैती देवी इधर जाना, पूरब की तरफ जाना, लेकिन आप पश्चिम बता दिए। आपका नियत सही था, लेकिन आपको जो है रास्ता सही नहीं मालूम था। तो क्या है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है कि आपका नियत सही है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को मुहैया करा रहे हैं, वो गलत है। और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि आपका नियत ही गलत है, आप जानबूझकर किसी को ख़तरा पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए जो है, किसी को अफवाह में, गलतफहमी में डालने के लिए जो आपका नीयत ही गलत है, और उस हिसाब से आप जो है बाकायदा एक ही बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अच्छे अंदाज में जो है आप दूसरे को गलत नॉलेज दे रहे हैं, तो क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन है। अब मिस इन्फॉर्मेशन ये जो होता है, गलत अफवाहें जो होती हैं, उनका पहचान कैसे किया जाए। तो इसमें जो है कि कोई भी सूचना, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो इस लिहाज से बनाया जाता है कि आदमी पहचान ना कर पाए कि ये गलत चीज़ है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत चीज़ है, ये कह के पहचान ना कर पाए। वो बाकायदा उसी हिसाब से उसकी कंटेंट जो है तैयार की जाती है। तो अभी नेपाल में जो है आप देखेंगे, एक फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए नेपाल फैक्ट चेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन खास करके नेपाल में मीडिया वाले हैं, काम कर रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। कोई भी कंटेंट आता है, गलत है कि सही है, तो लोग चेक करते हैं। आप इंडिया में देखेंगे तो अभी मोहम्मद ज़ुबैर जो है एक बहुत ही हाई लेवल पे बंदा जो है काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी सलाहियत में और उनकी हिफाजत भी करे, हम लोग उनके लिए दुआ करें। उन्होंने जो है अपना आल्ट न्यूज़ बना के तबलीगी जमात के पहले भी उन्होंने काम किया, लेकिन ख़ास करके तबलीगी जमात का जो मामला आया, तो उस बंदे ने जो है बहुत सही तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया लोगों को, और सही बात लोगों को प्रोवाइड किया, जहन साजी अच्छी तरीके से किया। अभी वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेपाल में भी जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। और फेक न्यूज़ जो है, डिस इन्फॉर्मेशन जो है, वो फेक न्यूज़ होता है। और नेपाल फैक्ट के अनुसार जो है, मिथ्या सूचना, अंग्रेजी में फेक न्यूज भनेको मूलतः झूठो व गलत व भ्रमपूर्ण व अनर्थ रूप में घटना, अभिव्यक्ति, तथ्यांक र तर्क प्रयोग गरेर व व्याख्या गरेर समाचार के रूप में प्रस्तुत आम संचार का माध्यम व इंटरनेट का सामग्री हुन्। इसमें क्या है कि जानबूझ के गलत चीज़ें, अनर्थ चीज़ें जो है, उनका स्टेटमेंट ही गलत रख के, तर्क जो है गलत रख के, उसका जो कुछ डाटा रख दिया जाता है आपको करने के लिए फला अनुसार, स्रोत अनुसार, तो वो सब चीज़ें जो है जानबूझकर ऐसे रखी जाती है कि लोग को अच्छा लगे, लेकिन वो सब चीज़ें गलत होती हैं। और इसका जो मेन टारगेट होता है, ये लोगों के, आवाम का जो है, एक हाई रेंज में आवाम का जनमत जो है, उनका जो एक अभिव्यक्ति है, उनका जो एक विचार है, उसको प्रभावित किया जाए, उनको मिसगाइड किया जाए, उनको जो सही तरीके पे जा रहे हैं तो उसको गलत किया जाए। और ये सारा हमारा जो कंटेंट है, इसको हम इलेक्शन आ रहा है उस हिसाब से भी देखें तो इलेक्शन के दौरान जो है ये बहुत सारा काम होता है कि लोगों को अपने पार्टी के, अपने उसमें जो है मत करने के लिए, वोटिंग करने के लिए जो है इस तरह का काम किया जाता है। और इसमें जो है डिसइन्फॉर्मेशन को पहचान करने के लिए जो फास्ट ड्राफ्ट न्यूज़ एक है, उसने जो है 7 हिसाब से डिवाइड किया कि कैसे जो है इसको हम लोग जो है वर्गीकरण किया जाए, उसकी पहचान कैसे किया जाए। तो उसमें क्या है कि आप ये सब चीज़ें जो है, एक बात और कि ये सारी चीज़ें जो है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से गुज़र रही हैं, आप लोग इसमें, सब लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग किसी न किसी हिसाब से सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। नेपाल में 68% लोग जो है सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जो है इससे हर एक सेकेंड जो है दौड़ते रहते हैं, इसमें आप इंगेज रहते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा जो है नई बातें नहीं हैं, बस आपके ज़िंदगी में जो काम हो रहा है उसी में आपको कहाँ अलर्ट रहना है, आपको न्यूज़ वगैरह देखते हुए किस हिसाब से आपको सावधानी अपनानी है, वही सब बातें मैं जो है आज यहाँ रखा हूँ। तो इसमें क्या है कि डिसइन्फॉर्मेशन जो भ्रम वाली न्यूज़ होती है, अफवाह जो हाई लेवल पे फैलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुनै हानि गर्ने उद्देश्य न भएका तर पाठकलाई मूर्ख बनाउन सक्ने रमाइलोका लागि पारिएका व्यंग्यात्मक सामग्री। अगर इस तरह का कुछ चीज़ें हैं कि किसी को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या हंसने के लिए टिप्पणी किया गया है, तो उस तरह की चीज़ें जो है आपको अलर्ट होना चाहिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी चीज़, इसको कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि शीर्षक व तस्वीर कुछ अलग रखा हुआ, उसका हेडलाइन अलग है, टाइटल अलग है, उसका फ़ोटो अलग है, लेकिन उसका कंटेंट जो अंदर होता है वो अलग जो है भ्रमपूर्ण बना दिया जाता है। जैसे अब सिरहा जिला में कोई डॉक्टर, कोई जो है बाबूराम भट्टराई आदमी इंतकाल हो गया, हेडलाइन बना दिया गया बाबूराम भट्टराई को निधन। तो वो बाबूराम भट्टराई हाई पर्सनालिटी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास करके इंडियन न्यूज़ में आप देखेंगे तो गूगल वगैरह पे जो सारी न्यूज़ आता है, यूट्यूब पे आता है, तो लोग टीआरपी के चक्कर में जो है व्यूज़ कमाने के लिए हेडलाइन बहुत अच्छा रखते हैं, फ़ोटो बहुत अच्छा रख देंगे, लेकिन कंटेंट अंदर जाके देखेंगे तो उससे अलग रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो
तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि कुने सूचना को अनर्थ प्रयोग करी, कुने विषय व व्यक्ति को बारे भ्रम सृजना करने। अब 3-4 साल पहले कोई घटना हुआ है, घटना सही था, लेकिन उस चीज़ को आप जो है आज के हालात में अगर रख रहे हैं तो वो भी जो है आपको डिसइन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा, वो भी गलत न्यूज़ माना जाएगा। वैसा भी आपको सावधानी देखना चाहिए कि किस हालात में ये घटना हुआ था, कब रखा जा रहा है। कुने सही सूचना व घटना व अभिव्यक्ति व समाचार ले गलत संदर्भ में प्रयोग करियो को सामग्री। सूचना सही है लेकिन वो उसका जो संदर्भ है, बैकग्राउंड जो है, किस माहौल में प्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ भी देखना चाहिए। उसके बाद में जो है कुने आधिकारिक स्रोत व व्यक्ति का नाम झूठो अभिव्यक्ति प्रयोग करिए का सामग्री। अब कोई कंटेंट रहता है लेकिन उसमें जो है आधिकारिक व्यक्ति का नाम जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है कि फलानों ले तो बने का छन, तो उसमें भी सावधानी देखना चाहिए। अब मान लीजिए जो है हेल्थ के बारे में, मिनिस्ट्री का हेल्थ के बारे में कुछ बातें आ रही हैं लेकिन दूसरे आदमी को रख दिया गया है, या मान लीजिए कहीं दूसरे का घटना है, नॉर्मल लेवल कोई ऑफिस का घटना है लेकिन हाई लेवल के पोस्ट का आदमी जो है उसको बढ़िया बनाने के लिए जो है हाई लेवल के पोस्ट का जो है उसमें रेफरेंस दे दिया जाता है। तो वो सब भी चीज़ें जो है आपको अलर्ट होना चाहिए, देखना चाहिए कि इसको गलत न्यूज़ जा रहा है कि सही जा रहा है। कुने तथ्य व तथ्यांक व घटना व तर्क व तस्वीर लाई तोड़ मरोड़ करिए का सामग्री। इस तरह का भी जो है तथ्यांक है, फोटो है, इस तरह की सामग्री जो है तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है, तो वो भी जो है अफवाही के न्यूज़ में आता है, डिसइन्फॉर्मेशन की न्यूज़ में आता है, उसी की कैटेगरी में आता है। और कोई ऐसा होता है कि जो काम हुआ ही नहीं है उसके बारे में भी बयान कर दिया जाता है कि इस तरह जो है हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डिसइन्फॉर्मेशन के कैटेगरी में आती हैं। अब ये सब चीज़ जो है हम कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग तो शेयर कर देते हैं, तुरंत कमेंट कर देते हैं, उस पर अपना जो है अभिव्यक्ति दे देते हैं और उसी हिसाब से रिएक्शन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे पहचान किया जाए? तो इसमें जो है डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन जो होता है, अफवाह जो होता है, कुने पनि सामग्री मिथ्या सूचना हो कि होइन भनेर चिन्ह तथा पहचान गर्न सजिलो छैन, किनभने मिथ्या सूचना तैयार गर्नेहरूले सकेसम्म त्यो सामग्री विश्वसनीय देखाउने प्रयास गर्छन्। उनकी बनाने वालों की यही कोशिश होती है कि किसी भी हिसाब से जो है हम इसको सही साबित कर दें, आदमी भ्रम में पड़ जाए, उसका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद में जो है आम लोग जो होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, उन लोग के लिए जो है सामग्री का तथ्य, तथ्यांक, घटना, घटनाक्रम, ये सब चीज़ें जो है क्लियर नहीं रखता है, और फ़ोटो वगैरह सब सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं करके जो है उनको एक अलग हिसाब से जो है तोड़ मरोड़ के कंटेंट दे दिया जाता है। जैसे कोई घटना हुआ, हिंदुस्तान में कोई घटना हुआ या नेपाल में अभी आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो अभी दे दिया जाए कि अमेरिका को फलानो एजेंसी ले चाहिए, फलानो पार्टी एकदम खतरनाक छ, राम्रो छैन, जनता को हित में छैन, या कोई मान लीजिए संहिता के बारे में कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाए और कह दिया जाए कि नेपाल में जो है संहिता खारिज जा रहा है, फलाना अगर पार्टी का नेतृत्व आ जाएगा तो संहिता खारिज हो जाएगा। तो इस तरह का जो है रिलेट कर देते हैं, टॉपिक रिलेट कर देते हैं और उससे में जो है भ्रम लाने की बात करते हैं। और उसका कुछ आधार है, आप कैसे जो है उस चीज़ को पहचानेंगे। सामग्री को प्रकाशक को विश्वसनीयता, अगर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसका आप विश्वसनीयता चेक कीजिए, सही है कि गलत है। साइट का नाम चेक कीजिए, जैसे कांतिपुर है तो कांतिपुर जो है अभी ई कांतिपुर के नाम से उसका वेबसाइट है, लेकिन कोई कांतिपुर डायरेक्ट कांतिपुर के नाम से भी वेबसाइट, पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल ले लेते हैं। कोई और कांतिपुर में स्पेलिंग कुछ डबल ई कर दिए तो लोगों को ऐसे तुरंत देखेंगे तो लगेगा कांतिपुर का न्यूज़ है। ऑनलाइन खोज खबर के नाम पे जो है ऑनलाइन खबर, ऑनलाइन खोज खबर, ऐसे बहुत सारा जो है आगे में ई थप दिया, ई ऑनलाइन, इस तरह का बहुत सारा चीज़ जो है अभी न्यूज़ पोर्टल का जो मामला है, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो है वेबसाइट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किस वेबसाइट से आ रहा है। हम जो ज़िंदगी में रोज़ाना वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, जिस न्यूज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी वेबसाइट से आया कि नहीं आया है। उसके में जो है फिर लेखक और पत्रकार का बहुत सारा नाम रहता है फलाना, तो उसमें भी आप चेक कीजिए जो पत्रकार है जिसने न्यूज़ लिखा है वो रेगुलर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, उसको आप जो है जाके सर्च कीजिए, सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। इस तरह का जो है चीज़ें, अब रेगुलर पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता नहीं कर रहा है, लेकिन आके जो है लोग लिख दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखना होगा। और जो स्रोत रखता है, नेपाल का क्या प्रचलन है कि स्रोत अनुसार यस्तो पाइएको छ, स्रोत अनुसार उसमें लिखा नहीं रहा फला कौन किसने क्या कहा है, लेकिन कह देगा कि स्रोत अनुसार यस्तो घटना भएको छ, फलानोले स्रोत अनुसार यस्तो थाहा पाएको छ। तो ये जो स्रोत करते हैं ये लोग अक्सर जो है न्यूज़ जो है गलत होता है, अफवाह ही रहता है, उसमें सही नहीं रहता है। उसमें जो है प्रकाशक को संख्या, ये लोग जो है ज़्यादा क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो,
ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग व्यूज़ वगैरह देखें। तो ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए, उसमें देखना होगा, नोटिस कीजिए कि ये न्यूज़ लगता है गलत है, अफवाह फैला रहा है। अगर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है तो उस पर आपको समझना होगा कि ये अफवाह फैला रहे हैं लोग। उसका डेट वगैरह चेक कीजिए। अभी जैसे नेपाल में क्या होता है कि मान लीजिए आज यही संसद विघटन के बारे में आज कोई यहाँ मंत्रालय का कुछ बैठक चल रहा है, कुछ होने वाला है, तो 3-4 साल पुराना जो है न्यूज़ डाल देते हैं लोग कि ओली ले राजीनामा करे। संसद विघटन की बात चल रही थी 2-3 दिन पहले ही, उसी सेम टाइम में 3-4 साल पहले ओली राजीनामा दिया था और उसी रख दिया गया कि ओली ले राजीनामा चाहिए, आजा हस्तांतरण करे विद्यादेवी भंडारी लाई, राष्ट्रपति लाई। तो इस तरह की बातें जो है आपको डाइवर्ट करने के लिए, अफवाह में डालने के लिए जो है रखी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि पक्ष विपक्ष जो लोग होते हैं, जैसे आप माओवादी के बारे में आप बोलेंगे, हिमालय के बारे में बोलेंगे, आप मधेश के बारे में बोलेंगे, आप पहाड़ के बारे में बोलेंगे, इस तरह के डिबेट करने वाले लोग जो है ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं। आदमी तो सही होते हैं, आदमी रिलेटेड पार्टी ही के होते हैं, रिलेटेड जगह ही के होते हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है जो है वो एक आग्रह पूर्वाग्रह रख के, किसी से जो है आग्रह रख के, पूर्वाग्रह रख के जो है उस तरह का न्यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ होने के साथ साथ जो है हम लोगों को, नौजवानों को क्या होना चाहिए कि हर एक टाइम जो है, एनी टाइम जो है आलोचनात्मक आपको क्रिटिसिज्म करने का क्षमता होना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो उसमें आप क्रिटिसाइज कीजिए, क्यों हो रहा है, ये कैसा है, कहाँ पे हुआ होगा, किसने किया होगा, कब हुआ होगा। इस तरह का जब आपके अंदर आलोचनात्मक टिप्पणी जब आपके अंदर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि आप न्यूज़ वगैरह को पहचानने में आपकी मदद होगी। और समाचार का जो न्यूज़ का आधारभूत होता है 5W1H जो है वो भी आप चेक कीजिए कि सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, लीड उसका जो है सही है कि नहीं सही है। 5W1H ये है कि मतलब कब घटना हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, है ना, ये इस तरह की सारी जो है चीज़ें होती हैं 5W1H। उसका भाषा वगैरह भी आप चेक कीजिए। आपको न्यूज़ आ रहा है आप तुरंत शेयर नहीं कीजिए, उसका भाषा चेक कीजिए, उसका व्याकरण सही है कि नहीं सही। अक्सर अफवाह वाले न्यूज़ में जो है व्याकरण नहीं सही होता है, उसका भाषा नहीं सही होता है। और समाचार का जो स्थान होता है, स्पेस जो न्यूज़ का दिया जाता है, वो चीज़ आप चेक कीजिए कि वो उसको, अब कोई छोटा न्यूज़ है लेकिन उसका स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, कोई बड़ा न्यूज़ है उसको बहुत छोटा स्पेस दिया गया है, तो ऐसे न्यूज़ें जो है अक्सर जो है अफवाह के दायरे में आती हैं। तो वो सब चीज़ आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया तो ऐसे हालात में आप क्या करें? इस तरह का काम तो रोज़ाना हो रहा है, तो ऐसे हालात में जो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या है कि जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया पर्सन लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, युवा लोग हैं, अधिकार कर्मी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, ऐसे लोग को जो है जिम्मेवार होकर जो है काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सब चीज़ रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और गलत इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप उसके बारे में तर्क कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके बारे में गलत कहा गया है, ये चीज़ गलत थी, तो उसके बारे में अगर आप अपना पोस्ट कर रहे हैं तो क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रखिए, सिर्फ आप कंटेंट रखिए कि फलानो ठाउँ में यस्तो यस्तो घटना भएको छ तर त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसमा तपाईहरु नअल्झिनुहोस्, इस तरह की बात रखिए। आप भी अगर वही न्यूज़ गलत वाला रख देंगे तो वो चीज़ जो है और दूसरे लोग उसको निगेटिव हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी कमेंट पढ़ रहे हैं या शेयर कर रहे हैं तो उसमें आप एक बार जो है अपने आप को अलर्ट होइए, सावधानी अपनाइए और तुरंत ही जो है विश्वास नहीं करके बल्कि सचेत होइए। एक दिन 1 मिनट, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट वेट कीजिए कि हम जो लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सही है कि नहीं सही है, उसका परीक्षण भी कीजिए और उसी हिसाब से आप जो है उसका जायज़ा लीजिए। और सोशल मीडिया में ख़ास करके बहुत सारे पेज वाले जो है इस तरह का काम करते रहते हैं, उनको व्यूज़ लाना रहता है। अब इसमें जो है कैसे बचा जाए, ये अक्सर थोड़ी सी बातें आ ही गई हैं। ये मैं एक वीडियो जो है आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ये तो नहीं हो रहा है ना, ये वीडियो नहीं, आवाज़ साउंड नहीं आ रहा है। इसमें क्या है कि एमसीसी के बारे में जो है ये बंदा क्या कह रहा है कि इसी में आवाज़ खाली वहाँ नहीं है। अच्छा,
इसमें ये बंदा जो है क्या कह रहा है कि अगर एमसीसी आ गया तो यहाँ के नेपाल के जो वन जंगल हैं, चराचुरुंगी हैं, ये जो नष्ट हो जाएंगे। तो ये मतलब बहुत ही हाई लेवल पे जो है इसको मिसगाइड किया गया है, अफवाह में ये पड़ गया है, उसका जो है मफलूज हो गया है। ये जो है कह रहा है कि मतलब अगर एमसीसी आ गया तो नेपाल का इतना बड़ा वन जंगल है, सब सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी। फिर से प्ले करें। There's a quote usually attributed to the writer Mark Twain that goes, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." Funny thing about that, there's reason to doubt that Mark Twain ever said this at all, thus ironically proving the point. And today the quote, whoever said it, is truer than ever before. In previous decades, most media with global reach consisted of several major newspapers and networks which had the resources to gather information directly. Outlets like Reuters and the Associated Press that aggregate or re-report stories were relatively rare compared to today. The speed with which information spreads now has created the ideal conditions for a phenomenon known as circular reporting. This is when publication A publishes misinformation, publication B reprints it, and publication A then cites B as the source for the information. It's also considered a form of circular reporting when multiple publications report on the same initial piece of false information, which then appears to another author as having been verified by multiple sources. For instance, the 1998 publication of a single pseudoscientific paper arguing that routine vaccination of children causes autism inspired an entire anti-vaccination movement, despite the fact that the original paper has repeatedly been discredited by the scientific community. Deliberately unvaccinated children are now contracting contagious diseases that have been virtually eradicated in the United States, with some infections proving fatal. In a slightly less dire example, particles that are formatted to resemble real ones can also अब हम लोग जो है ये मतलब अभी वीडियो एक देखे जिसमें जो है अफवाह पे जो है लोग अपना धारणा कैसे रखते हैं, और अभी कोरोना वैक्सीन वगैरह जो आया था उसके बारे में सब अफवाहें जो फैली हुई थी। अब इसमें टाइम बहुत कम है। हेट स्पीच के बारे में जो है अब दूसरा टॉपिक जो था हेट स्पीच के बारे में, तो हेट स्पीच जो है अभी जैसे अबू लहब ने जो बात रखी थी वहाँ पे कि नबी सल्लल्लाहु के बारे में जो उसने उल्टा सीधा कहा कि जो है आपकी जंगालूद हो, इस तरह की बहुत सारा उल्टा सीधा जो बातें रखी उसने, तो वो सब क्या है कि वो हेट स्पीच के अंदर आता है। हेट स्पीच जो है इंसान को इंसानियत के मर्तबे से जो है कम कर देना, वो जो है हेट स्पीच है। हेट स्पीच में घृणा फैलाने की बात होती है, दंगा फसाद करवाने की बात होती है, और किसी से नफ़रत करने की बात होती है। उसमें क्या होता है हेट स्पीच में कि एक समुदाय होता है, एक क्षेत्र होता है, एक रिलीजन होता है, देश होता है,
एक किस्म के लोग होते हैं उनसे नफ़रत करवाने की बात की जाती है। जेनोसाइड की बात अभी आ रही थी, तो जेनोसाइड में भी आप स्टेज 4 में डिह्यूमनाइजेशन का जब स्टेज आता है तो उसमें भी हेट स्पीच जो है बहुत ही हाई लेवल पे फैलाने की कोशिश की जाती है। और हेट स्पीच जो है बोल के भी होता है, लिख के होता है, डर त्रास पैदा करने के लिए जो है कहीं कहीं पे जो है फ़ोटो वगैरह बना देना, नारा जुलूस लगाना, इस तरह के काम से जो है हेट स्पीच पैदा करवाया जाता है। और इससे इसका मकसद ही ये होता है कि किसी भी हिसाब से जो है दंगा करवाया जाए, फसाद करवाया जाए, जो है इसका मकसद होता है। लोगों को उग्र बना दिया जाए, प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। और इसमें जो है लोग इंसान की जो इंसानियत है, उसका जो ज़मीर है, उसको हर्ट करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी हिसाब से इसकी ज़मीर को जो है हम चोट पहुंचाएं, उसका आत्मसम्मान जो है उस पर लोग हमला बोलते हैं। और उसमें जो है धमकी भी दी जाती है। उसमें कुछ लोग रहते हैं, ख़ास किस्म के लोग होते हैं, और ख़ास किस्म के लोगों को ही इस तरह का काम किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या किया जाता है कि जैसे इंसान को गाली देना है तो उसको औरत के हिसाब से गाली दे दिया जाए, औरत को गाली देना है तो उसको मर्द के हिसाब से गाली दे दिया जाए। मतलब उसके जो जेंडर है, उसका जो यौनिकता है, उसके आधार पर जो है लोगों को गाली दी जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हेट स्पीच के उस पर आती है कि किसी भी शख्स को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप उसकी यौनिकता के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके वेशभूषा के आधार पे, उसके रहने सहने के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से अगर आप किसी को बोल रहे हैं, उसको तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसको मतलब गाली दे रहे हैं, अगर अफवाह उसके बारे में फैला रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है हेट स्पीच के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है जापान, भारत, कनाडा, बेलायत, ये सारी जगहों पे क्या है कि इसके बारे में एक अलग कानून है, लेकिन नेपाल में जो है अलग कानून अभी कोई नहीं आया है। अलबत्ता बहुत सारा एक्ट के ज़रिए जो है, छोटे छोटे कानून के ज़रिए जो है इसको अभी कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो हेट स्पीच है, सामाजिक संजाल जो सोशल मीडिया अभी है, वहाँ पे जो है अभी हाई लेवल पे हो रहा है। अभी ट्विटर में देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक वगैरह में देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि घृणा फैलाने की बात जो है बहुत हाई लेवल पे की जा रही है। और इसका मकसद जो होता है कि एक दूसरे के तई जो है नफ़रत पैदा किया जाए, एक दूसरे को वायरस साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत का इनका दर्जा जो है कम कर दिया जाए, ये जानवर हैं, ये वायरस हैं, इस तरह का काम जो है इसका मकसद होता है। हेट स्पीच जो है, इसमें एक चीज़ हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए कि हेट स्पीच और क्रिटिसिज्म जो है अलग अलग चीज़ है। और हेट स्पीच में क्या होता है कि इसका मकसद ही होता है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन क्रिटिसिज्म जो होता है, आलोचना, क्या होता है कि आलोचना, हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम तो आलोचना कर रहे हैं, हम उनसे नफ़रत नहीं कर रहे हैं, नफ़रत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन नफ़रत और आलोचना में जो है क्या होगा क्रिटिसिज्म में, कि क्रिटिसिज्म अगर इंसान कर रहा है या दावा कर रहा है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोगों को, तो क्रिटिसाइज़ का मकसद ये होना चाहिए कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया जाए, उसको सुधार करने की अपेक्षा हो कि हाँ हम ये जो बात रख रहे हैं इसके ख़िलाफ़ में हम जो बोल रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारा ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि अगला आदमी सुधर जाए, इसका काम जो है अच्छा हो जाए। अगर इस निहाई उद्देश्य के साथ अगर आप कर रहे हैं तो वो क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन हेट स्पीच में क्या होता है कि किसी भी हिसाब से जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है। और हेट स्पीच का आलोचना में क्या होता है, क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं, आप अपना तर्क दीजिए, आप डिबेट कीजिए। लेकिन हेट स्पीच क्या होता है, उसका लास्ट मकसद ये होता है कि किसी भी हिसाब से जो है झगड़ा पैदा किया जाए, जो है हंगामा बरपा हो। और ये जो है नहीं से शुरू होकर नहीं ही पे ख़त्म होता है, ये इसका जो है कोई रिज़ल्ट नहीं आता, खाली बस झगड़ा मार पिटाई ही रिज़ल्ट इसका आता है। ये नहीं होगा, उसी पे जाके ख़त्म होता है। अब इलेक्शन आ रहा है और हम लोग जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, अफवाह वाली न्यूज़ वगैरह का जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको भुगतना पड़ता है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, अल्पसंख्यक लोगों को, अक़लियती तबका को जो है ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हालात में जो अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें जो है आपको प्रवोक किया जाएगा, आपको धर्म के नाम पे, आपके क्षेत्र के नाम पे, आपके जो है समुदाय के नाम पे जो है इस तरह की बातें रखी जाएंगी। तो ऐसे हालात में जो है आप लोग को सावधानी अपना के, सचेत होकर जो है काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए भी होता है कि हमारे पास मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के पास जो है रिसोर्स नहीं होता है, उनके पास मीडिया नहीं है, उनके पास जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप नहीं है, थिंक टैंक्स नहीं है। तो इनके लिए जो है इनको निशाना बनाया जाता है और इनको अपने निशाने के लिए जो है एक आसान जो है अपना खुराक बनाया जाता है कि इनके पे ही हम अटैक करेंगे तो अपना काम जो है हमारा मकसद पूरा हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को इलेक्शन आ रहा है या इस तरह की जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं उसमें हमको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि हमको तर्क वितर्क करना चाहिए, सही बात जो है कम्युनिटी में ले जाया जाए और कानून के हिसाब से समावेशी जो जेसी ग्रुप है, पिछड़े तबके के लोग हैं, इनका कानून अपना अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 42 में जो है आपको राइट टू सोशल जस्टिस दिया गया है, उसके हिसाब से आप आरक्षण की बात कीजिए, आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कीजिए, आप हर एक निकाय में जो है सकारात्मक आरक्षण की बात कीजिए, अपनी सहभागिता की बात कीजिए। और आपके खिलाफ जो है जैसे मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाया जाता है कि हम आरक्षण लोगों को क्यों दें, हम आरक्षण नहीं देंगे, वो लोग तो आए हैं आरक्षण पा जाएंगे, भाई हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ पढ़ रहे हैं काठमांडू में और कोई दूसरा आदमी जो है कम पढ़े लिखे लोग जो है आरक्षण का सीट पा जाते हैं। इस तरह का जो है अफवाह फैलाया जाता है। दलित को जो है अभी आरक्षण दिया गया है चुनाव में, तो लोग ये कहते हैं कि दलित को आरक्षण क्यों दें, हमारे यहाँ जो है खाली बड़े बड़े लोगों का पूरा ज़्यादा वोट हमारे बड़े लोगों का है, तो दलित को उसमें आरक्षण महिला को क्यों हम दिए। इस तरह की अफवाह जो है लोग फैलाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और उसका जो है इसमें क्या होता है कि आपको कहीं पे भी काउंटर करना है तो नेपाल के संविधान के हिसाब से, आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन कोई फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, तो उसमें जो है आपको अपना संविधान एक हाथ में लेके उसका काउंटर करना है। ये जो है एक फ़ोटो है, मैं अभी नेट से निकाल के यहाँ पे रखा हूँ कि हेट स्पीच जो है किस हिसाब से फैलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं 2019-20 का है। और उधर एक तरफ जो है इस्लाम के बारे में पॉपुलेशन जिहाद का कहा जा रहा है, लैंड जिहाद कहा जा रहा है, लव जिहाद कहा जा रहा है ना। उसके बाद में लास्ट में आके कोरोना जिहाद का बात जो है अफवाह फैलाई जा रही थी। और ये जो है बहुत ही हाई लेवल पे ये फ़ोटो शेयर हुआ है इंडिया में, जब कोरोना फैल रहा था तो बहुत ही हाई लेवल पे ये फ़ोटो शेयर हुआ। उधर देखिए जो है कोर्ट के अंदर जो है बम रखा गया है, उधर एक कोरोना का वो फ़ोटो दिखाया जा रहा है। तो इस तरह का जो है हाई लेवल पे काम होता है। ऐसे फ़ोटो वगैरह में जो है हम लोग को सावधानी अपनाना चाहिए। ये जो है हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। अब अखीरन जो है हम लोग को ये सब चीज़ों में जो है अपना जो बोलने का अधिकार संविधान ने आपको दिया है, आपका जो नैसर्गिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है बोलने का, उस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। आपको गलत अफवाहों के ज़रिए से जो है एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में लड़ाई फसाद करवाने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसमें आप जो है अपनी अधिकार की वकालत कीजिए कि संविधान में हमारा ये अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है, हमारी समानुपातिक सहभागिता की अधिकार है, हमको वो चीज़ मिलना चाहिए। और कभी भी किसी भी हाल में जो है सच बोलना चाहिए, मानव अधिकार की वकालत करना चाहिए किसी भी हिसाब से। अभी क्या किया जा रहा है हाई लेवल पे कि मानव अधिकार की बात को जो है टाल मटोल करके अपना ही अलग जो है एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। और अखीरन जो है मेरी गुजारिश ये होगी कि जो है कहीं पे भी किसी वक्त भी जो है आप मोहब्बत की बातें शेयर कीजिए, एक दूसरे कम्युनिटी को जोड़ने की बात शेयर कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने की बात शेयर कीजिए, देश और दुनिया में तरक्की आए उसकी बात जो है आप लोग कीजिए। हम लोग क्या है कि ठीक है हमारे ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, हमारे ख़िलाफ़ लोग प्रवोक कर रहे हैं, तो हम भी दूसरे के ख़िलाफ़ चले जाते हैं कि भाई हम जो तर्क वितर्क करते हैं तो उसमें एक काउंटर करने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो ये चीज़ की कमी है, तुम लोग ऐसा ऐसा गलती कर रहे हो। वो हमको नहीं करना, हमको बस संविधान के हिसाब से हमारा ये चीज़ सही है, हम उस चीज़ को मान रहे हैं, उस हिसाब को जो है हम लोग को अपना काउंटर देना चाहिए। अफवाह में न ढूंढ, अखबार में न ढूंढ तू खबरें फसाद की, जो हो सके तो अमन का रास्ता तलाश कर। और इसी शायरी के साथ जो है ये काम जो सदियों से हो रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी जो है हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको रखे थे कि आप शायरी सुनाइए लोगों को। अरब के लोगों का ज़ुबान जो है बहुत ही तासीर मुअस्सिर ज़ुबान था, तो रखे थे कि आप शायरी सुनाइए, अच्छी बातें बयान कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए। और जो वो लोग थे, काफ़िर लोग थे, उसमें एक बहुत ही बड़े जो है शायर का नाम आता है, जो है हारिस बिन नज़र बिन हारिसा, एक जो है काफिर बहुत बड़ा था, जिसने क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में अफवाह फैलाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा ठीका उठा रखा था। और उसने फारस से जो है औरतों को बुला रखा था, और जो औरतें जो है डांस करती थीं, नाचती थीं, और उनका जो गीत होता था जो है उस हिसाब से जो बनाता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में कंटेंट दे सके। तो ये शुरू से ही जो है आपके ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ जो है, हमारे मिशन के ख़िलाफ़, हम लोग के मैसेज के ख़िलाफ़ जो है ये बातें आ रही हैं। तो इसमें जो है आप लोग को ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, कल भी होगा।
तो ऐसे हालात में जो है आपको सावधानी के अपना एहतियात अपना के जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। ख़त्म। कोई सवाल वगैरह है तो